हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पीटी से संबंधित लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं पीटी के एडमिट कार्ड के बारे में। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज यानी 17 अगस्त 2021 को पीटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप इसे आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in से डाउनलोड करेंगे। वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद अपनी DOB डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आपका पीटी का एग्ज़ाम 24 अगस्त को होना है। 24 अगस्त को 2 पालियों में यह एग्ज़ाम होगा। तो सभी लोग 23 तारीख के लिए नहीं बैठे रहेंगे, उसके पहले ही अपना जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट कराकर अपने पास रख लेंगे। ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया है, दूसरे ज़िलों में गया है। लड़कियों के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि हमेशा जो एडमिट कार्ड था, जो सेंटर था, वह किस पते पर आता था? वह सेंटर आता था आपका जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता था, पत्राचार का एड्रेस होता था, उसी ज़िले में आपका सेंटर जाता था लड़कियों का। लेकिन इस बार इन्होंने होम एड्रेस यानी होम एड्रेस पर जो ज़िला लिखा हुआ है उसी पर इन्होंने सेंटर एग्ज़ाम का लड़कियों का भी भेजा है, जो कि लड़कियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो गई है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां मान लीजिए वो किसी और गांव की हैं, किसी शहर की हैं और वो इलाहाबाद में रह के पढ़ रही थी, तो उन्होंने अपना जो पत्राचार का पता था वह इलाहाबाद वाला ही डाल दिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि इलाहाबाद में उनका सेंटर जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन इन्होंने आयोग ने क्या किया है, जो सेंटर है उसको होम डिस्ट्रिक्ट के अनुसार भेजा है। तो उन लड़कियों को इलाहाबाद से अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। फिलहाल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो देना ही है। तो सभी लोग अपना एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट करा कर रखेंगे। एक ID का भी प्रिंट आप करा के रखेंगे। बढ़िया से आप लोग पढ़िए। पीटी को पास करना आसान है, बस अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम लोग अभी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट में किन किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलते एक बार सिलेबस को देखते हैं। ये है आपका सिलेबस। ऑलरेडी आप इसको एक बार देख चुके हैं, एक बार हम इस संबंध में डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि इसमें 5 नंबर अलग से दिए गए हैं, यानी 5 क्वेश्चन स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। आपको ज्योग्राफी या भूगोल किससे पढ़ना है? लूसेंट से आप पढ़ेंगे, आराम से कवर हो जाएगा। जिन लोगों ने जिन भी सोर्सेज से अभी तक GS को पढ़ा है उसी सोर्स से पढ़ेंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन्हें बस लूसेंट देख लेनी है। ठीक है, और अगर आपको रिवीजन करना है, आपके नोट्स लेंदी हैं या आप जिन किताबों से पढ़ रहे थे आपको लगता है उनसे रिवीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मेरी सबसे सलाह है कि लूसेंट से ज़रूर एक बार रिवीजन करें। UPSSC में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट लूसेंट कवर करता है। इस किताब को मस्ट है कि आपको देखना ही देखना है। ठीक है, और अभी भी 6 दिन का समय है, अगर आप चाहें तो बहुत बेहतरीन तैयारी अभी भी की जा सकती है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर लेंगे। आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इसमें आपको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से रिलेटेड नहीं आते। बजट वगैरह से क्वेश्चन शायद 1-2 आपको देखने को मिल जाए, मुश्किल है। अदरवाइज ये लोग बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जो भी इस आयोग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करने हैं, जो लूसेंट का सेगमेंट है इकोनॉमी वाला, ठीक है, उससे आपको पढ़ लेना है। शुरुआत के 4 पेज हैं, आप उनको पढ़ लेंगे अच्छे से लूसेंट के, आपकी ये वाले 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। सभी आपको जो पंचवर्षीय योजना है उन्हें अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो भी आर्थिक नियोजन से संबंधित जितनी भी समितियां थी, ठीक है, उनके द्वारा जो भी गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई, उन सबको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके लिए केवल और केवल आपको किसको रेफ़र करना है? लूसेंट को रेफ़र करना है। इसे आप पढ़ेंगे और इसके साथ आपको इसमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अच्छे से आर्टिकल देख लेने हैं। ठीक है, भाग देख लेने हैं, शेड्यूल देख लेनी है। इससे क्वेश्चन आएंगे, जोड़े मिलाने को आएंगे। उसके बाद और आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो भी अभी जहाँ पर इलेक्शन हुए थे वहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, इन सबको एक जगह नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसके लिए आप क्या करेंगे, आप चाहें तो लूसेंट की मदद लें या जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है उसको पढ़ेंगे। ये GS का मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं, आगे आपको बताएंगे किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। GS आप जैसे पढ़े आप वैसे ही पढ़ेंगे। जनरल साइंस में आपको बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। बायो 5 नंबर साइंस के लिए अलॉट किए गए हैं, तो कम से कम 2
से 3 क्वेश्चन आपको बायो से ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसको कवर करने के लिए ही लूसेंट को पढ़िए। तो पीईटी का पूरा एग्जाम जो जीएस बेस्ड है वह आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। और पर्सनल सलाह यही है मेरी कि 6 दिन बचे हैं, अब आप लूसेंट कोई आधार बनाइए, रिवीजन जल्दी होगा, क्विक होगा। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना है, पिछले 3 महीने के करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है। 10 नंबर अलॉट किए गए हैं, तो कम से कम 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पिछले 3 महीने से ही मिलने वाले हैं। 5 अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसी चैनल के जो वीडियोस हैं उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने पे जैसा मैंने बताया ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस का ये पूरा का पूरा सेगमेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट ने अपने सेल्फ नोट बनाए हैं इसके, जो कि बहुत अच्छा है। जिन्हें नोट्स नहीं बनाए हैं वो क्या करेंगे, लूसेंट को आधार बनाएंगे। भारत के पड़ोसी देश से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आप अभी नोट कर लीजिए, मैं पक्का कह रही हूँ। ठीक है, देश और राजधानी से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एक विश्व संगठन उनके मुख्यालय से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जो पिछले 3 महीने रहे, खासकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, मार्च से लेकर जुलाई तक के जो महीने हैं, इसके बीच में जो भी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़ते हैं उन सबको एक पेज पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी आपको लूसेंट से आसानी से मिल जाएगा, या मेरे द्वारा भी कई बार ग्रुप पे से संबंधित एक पीडीएफ शेयर की गई थी। अगर आपने वो नहीं मिल रही है तो उसको पीडीएफ में जाके आप टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लेंगे, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन से किस राज्य के नृत्य हैं, ठीक है, इनको भी देखना है आपको, इतना काफ़ी है। फिर भारतीय अनुसंधान संस्थान का मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था, आप उसे देख लेंगे। तो देखिए ये 10 नंबर का है जनरल अवेयरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके नंबर आगे बढ़ेंगे। आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए सबसे बढ़िया लूसेंट है। ठीक है, इसका पूरा एक एक टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट पे टिक करिए अभी बैठ के, अभी जैसे वीडियो ख़त्म होगा आप ये, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इस एक एक टॉपिक को अपने लूसेंट की किताब पर टिक करेंगे। ठीक है, पड़ोसी देश को आप एटलस या मैप देखकर ही सीखेंगे, क्योंकि वो आपको भूलेगा नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, 10 नंबर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत आसानी से आपको ये नंबर मिल जाएंगे। हिंदी में मुख्य रूप से आपको संधि पढ़ लेनी है। ठीक है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है। लिंग आप ऑलरेडी कर लेंगे। ठीक है, लिंग में आपको बताना है, जैसे पृथ्वी है, भारत है, धरा है, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इनको कर लेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ याद नहीं करनी है, बस आप एक बार रीड कर जाएंगे, आपको याद रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर विकल्प दिए होते हैं, आराम से हो जाता है। उसके बाद लेखक और रचनाएं अगर आपने कभी नहीं पढ़ी हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट हमेशा पढ़ते रहते हैं, अगर जो लोग यूपी के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये सिलेबस में हमेशा रहता है। तो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है, मेरी सजेशन है वो इसको पढ़ने के लिए समय बर्बाद ना करें, इसको छोड़ दें। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो क्या करेंगे, जो लेखक और रचनाएं ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी हैं, आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब देखेंगे, उसमें बॉक्स बना के जो दे रखी है, ठीक है, आप बस उन्हीं को देखेंगे और उससे आपकी 100% फंस जाएगी। ठीक है, तो उसको देखना है आपको, नई कोई लेखक रचनाएं नहीं पढ़नी है, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन में मुझे लग रहा है कम से कम 1000 रचनाएं तो दे रखी हैं, 1000 लेखक के नाम दे रखे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है उन्हीं पर आपको फोकस करना है। फिर आपका हिंदी का ये गद्यांश है। ठीक है, ये 2 गद्यांश आपको आएंगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में ही करना है, ये आराम से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इंग्लिश में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आगे से अभी से कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप इसको सॉल्व करेंगे। एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहें कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न इंग्लिश में आएंगे, तो मैंने घटना चक्र की आपको शायद पीडीएफ शेयर की है, जो टो सीरीज़ आई थी, उस टो सीरीज़ के जो 10 टेस्ट हैं उनको लगा लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं पेपर ऐसा ही आए, लेकिन जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इन्होंने बहुत बढ़िया कलेक्शन दिया है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, इंग्लिश का इनका जो पैराग्राफ वगैरह है बहुत अच्छे हैं, करंट भी बहुत अच्छा कवर किया है। तो टोए के 10 टेस्ट आपको लगा लेने हैं, और जो डीआई दिया है वो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। डीआई 20 नंबर की है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, रीजनिंग आप आराम से कर लेंगे, रीजनिंग ऑलरेडी सबको आती है। ठीक है, ये है जो मैं जिस डीआई की बात कर रही हूँ, ये है। ठीक है, 2 ग्राफ आपको आने हैं, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, ये 2 ग्राफ आने हैं, और फिर तालिका है, ये भी 10 नंबर की। तो कुल 20 नंबर का आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसको आपको 100% करना है। तो कैसे पीटी का सबसे अच्छा नंबर गेन करने का तरीका क्या है, जीएस में आपको बता रही हूँ, 30 नंबर की आनी है, जो विश्वास मानिए बहुत सरल आएगी। ठीक है, आप आराम से कर पाएंगे यदि लूसेंट को अपना आधार बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर आप थोड़ा सा जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, जीए वाला पोर्शन है,
उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप आराम से जीएस में 30 में से 25 नंबर आराम से ला पाएंगे। उसके बाद अगर आप फोकस करेंगे डीआई पर तो 20 में से 20 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। रीजनिंग में भी आप 5 में 5 नंबर पा सकते हो। मैथ्स में कम से कम 5 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जोड़ोगे तो आपके नंबर आराम से 65 प्लस आएंगे। इसके साथ एग्ज़ाम देते समय आपको डरना नहीं है, केवल 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपको किसी प्रश्न में ऐसा लगता है कि आपको, मान लीजिए 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, आपको लगता है ये 2 नहीं है, ये 2 तो पक्का नहीं है, आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे कि ये 2 पक्का इसका आंसर नहीं है, इन 2 में आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप नेगेटिव मार्किंग से डरेंगे नहीं, बिल्कुल रिस्क लेंगे। क्योंकि अगर आपके, सोचिए, एक समझने वाली बात है, ऐसा होगा नहीं, हालांकि मान लीजिए आपने 4 बिना जानकारी वाले ऐसे वाले प्रश्नों को सॉल्व किया, ठीक है, आपको हल्की फुल्की उस क्वेश्चन के संबंध में आइडिया है और आपने 4 ऐसे क्वेश्चन को गलत किया, उसमें से अगर 1 भी सही हो गया तब भी आपका कोई घाटा नहीं है, ठीक, समझ गए आप। लेकिन अगर 2 सही हो गए तो आपको 1 नंबर बोनस मिल जाएगा, ठीक है। जबकि अगर 1 ही सही होता है तो 4 माइनस इस सबका 1/4 माइनस होके आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, आपका कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन अगर 2 सही हो गए तो आपको 1 नंबर बोनस मिल जाएगा। जिन सवालों को आपको नहीं आता था उनका भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी कब अपनाएंगे, जब आप पूरी तरीके से ब्लैंक नहीं होंगे किसी क्वेश्चन को पढ़कर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं सुना है, ऐसी वाली कंडीशन होगी तब आप ये वाली स्ट्रेटजी को नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि हाँ इससे मिलता जुलता आंसर इन दोनों में से 2 विकल्प आपको कोई लगते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो प्लीज़ ये वाली स्ट्रेटजी एग्जाम में अपनाइएगा। कोई मिनिमम मैक्सिमम का पहले से दिमाग में सोच के नहीं चलना है कि इतने मिनिमम क्वेश्चन करने, हम जो है नेगेटिव मार्किंग है तो हम 100 में 80 ही अटैम्प्ट करेंगे, हम 85 ही अटैम्प्ट करेंगे, या हम 70 ही अटैम्प्ट करेंगे, हमारे सर ने बोला, हमारी मैम ने बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। संतुलित दिमाग से आपको आंसर करना है। कोशिश करनी है कि वही क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करेंगे जिसमें आपको एलिमिनेशन प्रोसेस आपकी लग रही हो, आपने ऑलरेडी प्रश्न पढ़ा हो, ठीक है, और आप आराम से पास हो पाएंगे। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप डीआई के सभी सवालों को लगाएं। डीआई के सभी सवालों के लगाने के लिए सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन का मुझे कॉम्बिनेशन देखने को मिला, मार्केट में जितनी किताबें उपलब्ध है वो सबसे अच्छी घटना चक्र की टोह सीरीज है, आप उसे लगाएंगे। क्लियर हो गया, उससे आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे आराम से। उसके बाद आप नेक्स्ट रीजनिंग आप कर ही लेंगे, ठीक है। और हिंदी का सिलेबस काफ़ी सरल है जिसको आप अपने आप कवर करेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी है। जीएस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जिस हिसाब से आपने पढ़ा है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और आपको लूसेंट को आधार बनाना है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इसके बाद भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, किसी का कोई सवाल रहता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करेंगे, उस सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।